हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज के प्रश्न भी हैं कार्बोहाइड्रेट के, लेकिन वो प्रश्न बिल्कुल नहीं है जो मैंने कल करा दिए। कार्बोहाइड्रेट अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो जो कल प्रश्न हमने कराए थे, दो चीज़ों के कराए थे। आधे क्वेश्चन जो थे हमने कराए थे कार्बोहाइड्रेट के, और जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराए थे वो हमने आहार के वर्गीकरण से, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन से किया था। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर बने रहिए। एक एक इम्पोर्टेंट प्रश्न जो छूट गया है कल वो आज हम सारे करेंगे। प्रश्न के माध्यम से मैं कोशिश कर रही हूँ, अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारा टॉपिक आपका क्लियर करा दूँ। और जब हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो हम एक चीज़ और ध्यान रखेंगे यहाँ पर, इसी के साथ साथ आरडीए आपको कराते चलूँ। जैसे आज मैं कार्बोहाइड्रेट में ये बता दूंगी कि किसके लिए कितना कार्बोज चाहिए। ठीक है। आज मैं जब ये कार्बोहाइड्रेट पढ़ाऊंगी तो यहीं पर आपका आरडीए में ये क्लियर हो जाएगा कि आपको कार्बोज कितना चाहिए सबको। ठीक है। जो भी प्रश्न बनता है वो बकाया प्रोटीन पढ़ाऊंगी तो वो बता दूंगी। बकाया अगर आपको आरडीए पढ़ना है तो बिल्कुल परेशान ना हो। कुछ ही दिनों में आरडीए की मेरी वीडियो आ रही है, बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है। क्योंकि मुझे पता है बहुत दिन से आरडीए की डिमांड चल रही है। तो क्वेश्चन बने, ध्यान से सुनिएगा। पॉलीसेकेराइड से मैं प्रश्न पूछ रही हूँ। जो स्टार्च है किससे मिलकर बना है? ठीक है, किससे मिलकर बना है? वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है। तो स्टार्च किससे मिलकर बनता है भाई, बताइए। तो आंसर आपका यहाँ पर होगा। ओके, तुरंत आंसर आना चाहिए आपका। और यही तो आप चेक करेंगे कि आपकी तैयारी कितनी है। आपका तुरंत आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब अभी आपकी तैयारी में थोड़ी बहुत कमी है या चीज़ें आपको याद नहीं है। तो आप कहोगे एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन से मिलकर बना है। ठीक है, एमाइलोपेक्टिन से मिलकर क्या बना है? आपका स्टार्च बना है। स्टार्च आप जानते हो किसका रूप है? पॉलीसेकेराइड का रूप है। पॉलीसेकेराइड का रूप है, इतना तो पता ही होगा स्टार्च के विषय में आपको। ठीक है, पॉलीसेकेराइड का ये एक रूप है स्टार्च। चावल में इसकी मात्रा काफ़ी होती है। ओके, और जो स्टार्च होता है ये जो होता है आपको कोई विशेष तौर पर ये पाया जाता है फल। ठीक है, किस में पाया जाता है? जैसे ही फल आपके पकते हैं, फल पके फल, ठीक है, पके फल प्लस आपके जैसे ही अनाज पकते हैं, अनाज से आपको स्टार्च की प्राप्ति होती है। चावलों में भी पाया जाता है, आप सभी जानते हो। ठीक है ना। तो ये आपको पता है, जैसे ही फल और अनाज पकते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्टार्च शर्करा जो होती है उसमें कन्वर्ट ये हो जाते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर जब इन पर ताप की प्रक्रिया होती है, इस पर एंजाइमों की प्रक्रिया होती है, बहुत सारे अम्लों का प्रभाव जब पड़ता है, तब पूछा जाए स्टार्च किस में बदल जाता है, तब आपका आंसर होगा डेक्स्ट्रीन। तो डेक्स्ट्रीन में जब बदलता है तो किसके माध्यम से बदलता है? हमने बताया ताप का प्रभाव जब पड़ता है। ठीक है ना, ताप का प्रभाव पड़ता है। जब स्टार्च पर ताप का प्रभाव पड़ता है, एंजाइम का प्रभाव पड़ता है, एंजाइम का प्रभाव पड़ता है, अम्ल का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अम्ल का आपको पता है जो एमाइलेज है वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो एमाइलेज क्या है? एंजाइम है। ठीक है ना। आप पकाते हो, ताप देते हो, तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं? ये सारी चीज़ें स्टार्च को डेक्स्ट्रीन में चेंज कर रही हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? बढ़ते हैं आगे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, मैं दूसरा प्रश्न पूछ रही हूँ, स्टार्च जब पचता है, प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, स्टार्च जब पचता है तो इसके मध्य की स्थिति क्या कहलाती है? स्टार्च पचता है तो मध्य की स्थिति क्या कहलाती है? मध्य, मध्य मतलब बीच में क्या कंडीशन आती है? मध्य की स्थिति आपको बतानी है, क्या कहलाती है स्थिति? तो ये आपकी कहलाती है डेक्स्ट्रीन। अब डेक्स्ट्रीन तो आप सभी जानते हो, जो आप देखते हो रोटियों पे चकत्ते पड़ जाते हैं या ब्राउन कलर होना रोटी का, ये सब क्या है? डेक्स्ट्रीन के कारण होते हैं। हम कोई भी अनाज वगैरह, कुछ भी रोटी वगैरह खाते हैं तो चबाते चबाते एक मीठा टेस्ट आता है, वो क्या है? डेक्स्ट्रीन है। ठीक है ना। तो स्टार्च पचता है तो उसके मध्य की स्थिति डेक्स्ट्रीन कहलाती है। तो जब भी कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च पचता है तो तीन स्थितियों से गुजरता है। सबसे पहले जब स्टार्च पर टाइलिन की प्रक्रिया होती है तो ये डेक्स्ट्रीन में बदल जाता है। जब इस डेक्स्ट्रीन पर भी पाचन की प्रक्रिया होती है तो ये माल्टोज में बदल जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको मध्य की स्थिति कह रहे हैं ना। पहले तो स्टार्च बना भाई, पहले स्टार्च था, तभी क्या हुआ? पाचन हुआ तो डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट हो गया, ये मध्य की स्थिति हो गई। और डेक्स्ट्रीन भी पचा तो किसमें? माल्टोज में कन्वर्ट हो गया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सरलतम रूप भाई स्टार्च का क्या होगा? ग्लूकोज ही होगा। सरलतम रूप तो ग्लूकोज ही रहेगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की सिंपल यूनिट ग्लूकोज ही है। कोई भी चीज़ पचेगी तो वो ग्लूकोज कहलाएगी। अब एक प्रश्न और मैं आपको उससे पूछ रही हूँ यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? सॉरी, स्टार्च का अन्य नाम क्या है? स्टार्च का भी प्रश्न स्टार्च पूछा है ना, तो इसका बताइए अन्य नाम क्या है? क्या नाम है अन्य? भाई एमिलम इसका नाम है। एमिलम, स्टार्च को हम एमिलम भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न पूछती हूँ मैं आपसे, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, सेल्यूलोज जल में घुलनशील है या अघुलनशील? सेल्यूलोज जल में घुलनशील है, बताइए।
घुलनशील है जल में, ये बताना है आपको, घुलनशील है क्या? तो आप कहोगे नहीं, अघुलनशील है। सेल्यूलोज क्या है? जल में अघुलनशील है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेल्यूलोज अघुलनशील है। आपसे प्रश्न पूछूंगी जो सेल्यूलोज है क्या पाचन होता है इसका? ठीक है, पाचन होता है तो आप कहोगे नहीं, ये पचता नहीं है। आपसे पूछिए सेल्यूलोज आपको कैलोरी देता है, तो आप क्या कहोगे? भाई इसका कैलोरी मूल्य 0 है, मतलब ये कैलोरी हमें नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है कि जो सेल्यूलोज है, जो ये आपको जब कैलोरी नहीं दे रहा है तो हम क्यों खाएंगे इसको? भाई क्या आवश्यकता है? तो ये हमें कब्ज से बचाता है, कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, इसलिए इसकी आवश्यकता है। हमारे पेट को, हमारी आंतों को साफ रखने का काम करता है, क्लीन करने का काम करता है, तो इस वजह से मोशन आराम से पास आउट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कब्ज से बचाने के लिए जो होता है, हमें मेनली जो होता है, कहा गया है कि 2000 किलो कैलोरी पर हमें कितना 40 ग्राम यहाँ पर जो है, मतलब आरडीए ने तो यही माना है, लेकिन आयोग की अपनी ही कहानी चल रही है। आयोग क्या मान रहा है आंसर को? 2000 किलो कैलोरी पर 30 ग्राम आपको सेल्यूलोज लेना है। आयोग ने यही आंसर माना है 30 ग्राम वाला, तो आप यही आंसर करोगे। वैसे आपका आरडीए पढ़ोगे तो उसमें 40 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, 2000 कैलोरी पर 40 ग्राम हमें जो है सेल्यूलोज लेना चाहिए, फाइबर लेना, सेल्यूलोज मीन्स फाइबर लेना चाहिए। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन आपके क्लियर हुए? क्या कहोगे आप? सेल्यूलोज घुलनशील नहीं है, मतलब क्या है? ये अघुलनशील है, अघुलनशील है, जल में ये घुलता नहीं है। ठीक है, अघुलनशील है। ओके, इसका पाचन होता है, ये पचता स्वयं नहीं पचता है, लेकिन जो हमारी आंतों को साफ करता है, मतलब जो भी हमारे पेट में है उसको पचाता है, ऐसे आप समझ सकते हो। 0 कैलोरी देता है, कब्ज वगैरह से बचाता है। ठीक है, तो एक बार में ही आपको एक प्रश्न से पूरा सेल्यूलोज कंप्लीट हो गया। अब हम आपसे पूछते हैं, प्रश्न है प्राणी जगत से प्राप्त होने वाला, आपको प्राणी जगत से प्राप्त होने वाली शर्करा बतानी है। प्राणी जगत से प्राप्त शर्करा कौन सी है जो सिर्फ और सिर्फ प्राणिज में ही मिलती है, मतलब प्राणिज में ही उसका उत्पादन होता है। तो प्राणी जगत से प्राप्त शर्करा कौन सी है, ये बताना है। तो आपको आंसर में क्वेश्चन में सॉरी ऑप्शन बोलती हूँ, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, या फिर फ्रक्टोज हो गया। इनमें से कौन सा है? 3 ऑप्शन दिए हैं मैंने, एक कोई और रख लीजिए आप, चाहे सेल्यूलोज रख लीजिए, चाहे कोई भी। तो आप कहोगे ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन हमें किससे प्राप्त होता है? प्राणी जगत से ही प्राप्त होता है। ठीक है, ग्लाइकोजन किससे प्राप्त होता है? प्राणी जगत से प्राप्त होता है। अच्छा, ग्लाइकोजन किसका रूप है? भाई ये ग्लाइकोजन है तो ये किसका रूप है? क्या ये मोनो का रूप है, या ये पॉली का रूप है, या फिर ये डाई का रूप है? किसका रूप है, जल्दी बताइए। तो भैया आप सभी जानते हो, जब ग्लूकोज की मात्रा हमारी शरीर में बढ़ती है तो ये हमारे यकृत में जाके स्टोर हो जाता है, और यकृत में जो ये स्टोर हुआ है ना भाई, यकृत में ये जो स्टोर हुआ है ना, तो ये यकृत में जो स्टोर हुआ है, या मांसपेशियों, यकृत प्लस मांसपेशियों में जो ये स्टोर हुआ है, यही तो ग्लाइकोजन है। तो इसका निर्माण कहाँ हो रहा है? हमारे शरीर में हो रहा है। हम कुछ भी खा रहे हैं उससे हमें मिल रहा है ग्लूकोज, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लाइकोजन में, तो हमारे शरीर में तो ग्लाइकोजन बन रहा है, नहीं बन रहा है? ठीक है ना, तो यहाँ पर जो प्राणी जगत में मिलता है वो ग्लाइकोजन होता है। वनस्पति जगत में पूछा जाए नहीं कौन सा नहीं मिलता, तो वनस्पति जगत में ये नहीं मिलता, क्योंकि ये प्राणी में स्टोर होता है, तो वनस्पति में नहीं मिलता है ग्लाइकोजन, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ग्लूकोज का जमा रूप क्या है? तो ग्लाइकोजन है। कहाँ स्टोर होता है? यकृत व मांसपेशियों में। पूछा जाए यकृत में ग्लाइकोजन कितना स्टोर होता है, तो आप कहोगे यकृत में 100 ग्राम तक स्टोर हो जाता है। ठीक है, 100 ग्राम तक स्टोर हो जाता है यकृत में। क्लियर हुआ? 100 ग्राम तक मतलब स्टोर होता है। तो बात आती फिर मांसपेशियों में कितना होगा? भाई मांसपेशियों में 350 ग्राम तक स्टोर हो सकता है। तो आप कहोगे भाई मांसपेशियों में तो ज़्यादा हो रहा है, तो फिर यकृत आंसर पहले क्यों रखा जाता है? क्योंकि पहले स्टोर यकृत में ही होता है। यकृत में जब व्यवस्था नहीं रहती, जगह कम पड़ जाती, तब मांसपेशियों में जमता है जाके, इसलिए मांसपेशियाँ सेकेंड नंबर पर आती हैं। ठीक है, लेकिन मांसपेशियों में इतनी क्षमता होती है कि वो 350 ग्राम तक अपने अंदर सेव कर सकती है। 350 ग्राम, ठीक है, 350 ग्राम, ये 5 है। ओके, अब आपसे पूछा जाए कि टोटल ग्लाइकोजन कितना हमारे शरीर में स्टोर हो सकता है, तो 550 ग्राम तक, 550 ग्राम तक हमारे शरीर में जो है ग्लाइकोजन स्टोर रह सकता है। ठीक है ना, क्लियर हुआ? तो अब हम बढ़ते हैं आगे। सॉरी, यहाँ पर यकृत जो है 200 करता है। ठीक है, 200 कर लीजिएगा इसको। 200 ग्राम तक यकृत में स्टोर होता है और 350 ग्राम तक मांसपेशियों में, तभी तो 350 और 200 कितना हो गया? 550। टोटल अगर पूछा जाए स्वस्थ व्यक्ति में कितना ग्लाइकोजन स्टोर होता है, तो आप कहोगे 550। क्लियर हुआ? अब हम बढ़ते हैं आगे, एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बात आती है
निम्न में से, मतलब निम्न में से आप ऐसे मान सकते हो, पॉलीसेकेराइड के आप जानते हो कौन कौन से रूप हैं। पॉलीसेकेराइड का डेक्स्ट्रीन है, ठीक है, डेक्स्ट्रीन है पॉलीसेकेराइड का। ओके, आपका पैक्टिन है, हेमीसेल्यूलोज है, हेमीसेल्यूलोज हो गया, हेमीसेल्यूलोज हो गया, खाली सेल्यूलोज हो गया, ठीक है। तो ये किसके, आपके ग्लाइकोजन हो गया, ये सब किसके, पॉली के रूप हैं। ग्लाइकोजन हो गया, पॉली के ही तो रूप हैं ये सारे। ओके, तो अब हम आपसे यहाँ पर ये पूछना चाह रहे हैं कि इनमें से ऐसा कौन सा है, ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि पौधों के कोशों की अपेक्षा पौधों की भित्तियों में ही पाया जाता है। इनमें से ऐसा कौन सा है जो पौधों की भित्तियों में पाया जाता है, ठीक है, मतलब हम लोगों में नहीं पाया जाता, इंसानों में नहीं पाया जाता, तो आपका आंसर होगा हेमीसेल्यूलोज, ठीक है। हेमीसेल्यूलोज जो होता है ये हम इंसानों में नहीं पाया जाता है, ये पौधों की भित्तियों में पाया जाने वाला, ठीक है, पौधों की भित्तियों में पाया जाने वाला जो पॉलीसेकेराइड का एक रूप है। सेल्यूलोज हम खा सकते हैं, बेशक पचे नहीं, लेकिन इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, प्रश्न है पॉलीसेकेराइड का कौन सा रूप जैम जेली को जमाने में आवश्यक है। जैम जेली को जमाने में, क्वेश्चन सुन लिया आपने, पॉलीसेकेराइड का कौन सा रूप जैम जेली को जमाने में आवश्यक है, जमाने में आवश्यक है, भाई कौन सा है, तो आप कहोगे पैक्टिन। अभी तो हमने जस्ट बताए थे कि कौन कौन से रूप हैं भाई, अभी हमने जो बताए थे उन्हीं में एक था पैक्टिन, ठीक है। तो पैक्टिन जो है क्या है, जैम जेली को जमाने में आवश्यक है। अच्छा, पैक्टिन कहाँ से प्राप्त होता है, तो आप कहोगे पॉली से प्राप्त होता है, भाई कार्बोहाइड्रेट का पॉली रूप है, मतलब जटिल शर्करा है ये, ठीक है, जटिल शर्करा है। अगर आपसे पूछा जाए क्या ये आपको कैलोरी देता है, तो आप कहोगे नहीं ये कैलोरी नहीं देता, ये तो 0 कैलोरी है, ठीक है ना। तो ये जो होता है 0 कैलोरी, इससे भी हमें कोई कैलोरी नहीं मिलती, सेलुलोज से भी हमें कोई कैलोरी नहीं मिलती, पानी से भी हमें कोई कैलोरी यहाँ पर प्राप्त नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, आपसे प्रश्न बनता है कि कार्बोज का पाचन कहाँ से, प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कार्बोज का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। प्रारंभ, कार्बोज का पाचन प्रारंभ कहाँ होता है, पाचन प्रारंभ कहाँ होता है, प्रारंभ, तो आप कहोगे कार्बोज का पाचन जो होता है हमारे मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। कहाँ से, मुंह से प्रारंभ होता है, ठीक है। तो आंसर तो ये हो गया मुंह से प्रारंभ होता है, लेकिन क्या बात यहीं पर खत्म हो जाएगी, नहीं। आगे अगर हमसे पूछा जाए कि मतलब पाचन, पूर्णता पाचन कहाँ होता है, तो आप कहोगे छोटी आंत में पूर्णता पाचन हो जाता है, ठीक है, छोटी आंत में पूर्णता पाचन होता है। ओके, मुंह से स्टार्ट होता है, खाली माल्टोज शर्करा का जो होता है यहाँ पर पाचन होता है। ओके, उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर, अगर बात करें अवशोषण कार्बोज का कहाँ होता है, भाई अवशोषण कहाँ होता है, अवशोषण कहाँ होता है कार्बोहाइड्रेट का पूछा जाए, तो आप कहोगे छोटी आंत में होता है अवशोषण। कहाँ होता है, छोटी आंत में अवशोषण होता है। ओके, और अगर यहाँ पर भी ये पूछा जाए कि छोटी आंत के किस भाग में होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, तो अब आपका आंसर आएगा पक्वाशय, जिसे हम कहते हैं ड्यूडेनम, ठीक है, पक्वाशय जिसे हम ड्यूडेनम कहते हैं। भाई छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ठीक है, जेजुनम, ड्यूडेनम और इलियम, ठीक है। तो पक्वाशय में जो आपका है उसमें छोटी आंत, जो छोटी आंत का पक्वाशय भाग है उसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अब बात आती है जो आगे, अगर हम प्रश्न आपसे पूछें, जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, तो उसके चयापचय में आदर्श स्थिति कौन सी मानी जाती है, जब हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है। मेटाबॉलिज्म होता है, चयापचय 2 तरीके से होता है, आप सभी जानते हो चयापचय कैसे होता है, 2 तरीके से होता है। चयापचय 2 तरीके से होता है, एक होता है आपका अपचय, ठीक है, अपचय जिसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं, दूसरा होता है आपका अपचय जिसे हम एनाबॉलिज्म कहते हैं, उपचय, ठीक है। तो आप ये दोनों चीज़ें तो काफ़ी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो इसी चयापचय की जब कार्बोहाइड्रेट पर ये प्रक्रिया होती है, यहाँ पर अपचय का मतलब होता है कैटाबॉलिज्म, मतलब भोज्य पदार्थ जो भी खाया है उसका टूटना, ठीक है। और यहाँ पर जो उपचय होता है वो होता है एनाबॉलिज्म, जो भी भोज्य पदार्थ आपने खाया है उसका हमारे शरीर में अवशोषण होना, अपना काम करना, जैसे कि एमिनो अम्ल प्राप्त हुआ हमें प्रोटीन से, अब वो क्या काम करेगा, कोशिकाओं के निर्माण में, हमारे वृद्धि और विकास में सहायक होगा। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटेगा तो वो क्या करेगा, हमें ऊर्जा देने का काम करेगा। यहाँ पर टूटेगी चीज़, यहाँ पर निर्माणकारी कार्यों में भाग लेगी चीज़, वही चीज़, ठीक है। जैसे प्रोटीन टूटा एमिनो एसिड बनने के लिए, अब वो जा रहा है, अवशोषित होगा, अब वो जाके शरीर में वृद्धि और विकास के काम में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। तो चयापचय 2 तरीके से होता है। तो ये पूछा जा रहा है कि चयापचय की आदर्श स्थिति क्या है, तो आप कहोगे 80 mg 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है, 100 ml ऑफ ब्लड।
ओके, ml ऑफ ब्लड। तो ये प्रश्न तो शायद हमने कल भी डिस्कस कर लिया था, लेकिन हमने प्रश्न का तरीका अलग था। अगर आदर्श स्थिति पूछी जाए चयापचय की क्या है तो आप ये कहोगे। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी आपको दैनिक मांग क्या है। दैनिक ये बुक की लैंग्वेज होती है ना, बुकिस्ट लैंग्वेज जो बोलते हैं, उसमें बताना है आपको, आरडीए के हिसाब से नहीं बताना है। कभी कभी प्रश्न हमारा आरडीए के हिसाब से नहीं, किताब के हिसाब से बन जाता है। तो दैनिक मांग अगर आपसे पूछी जाए तो 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। अब हम बात कर लेते हैं आरडीए के हिसाब से, भाई कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आरडीए के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें, एक बार में सारा डाउट क्लियर। बात करते हैं आरडीए के हिसाब से, सीएचओ, आरडीए 2020 सीएचओ क्या कहता है, कितना किसे देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ याद कर लो, एक चीज़ आपको याद करनी, प्रेग्नेंट को कितनी देनी है, गर्भवती को कितना देना है कार्बोहाइड्रेट कार्बोज, तो आप कहोगे उसको 175 देना है। पूछा जाए कौन से सेमेस्टर में, तो तीनों सेमेस्टर में, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो। वैसे तो आरडीए ने फर्स्ट सेमेस्टर का कोई कॉन्सेप्ट रखा नहीं है, खाली सेकंड और थर्ड का रखा है। ठीक है, तो सेकंड थर्ड में दोनों में आपको 175 ग्राम डे मतलब आपको कार्बोहाइड्रेट देनी है। किसे, प्रेग्नेंट लेडी को। ध्यान से सुनिएगा, अभी आपसे हम बात करते हैं पूरी। लैक्टेटिंग है जो, लैक्टेटिंग मदर है जो, लैक्टेटिंग मतलब जो धात्री माता है जो फीड करा रही है, जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, उसको अगर वो 0 से 6 मंथ के बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, ठीक है, 0 से 6 मंथ के बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, और दूसरा क्या होता है 7 से 12, ठीक है, 7 से 12 मतलब 1 साल के बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है। वैसे तो WHO ने कहा है कि 6 महीने तक ही ब्रेस्ट फीडिंग कराना सही है, लेकिन अब 6 महीने में एकदम से तो नहीं आप उसको फीड कराना छुड़ा सकते हो, है ना। तो हो सकता है कुछ बच्चे 1 साल तक भी फीड करते हैं, है ना। तो यहाँ पर 7 से 12, तो इस समय ये मदर जो है ये लैक्टेटिंग मदर कहलाएगी। ओके, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए तो आपको कितना देना है, दोनों में 200 ही देना है, मतलब यहाँ पर भी 200 और यहाँ पर भी 200, तो बात तो सेम ही हो गई, इसमें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। ठीक है ना। अब मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि जब भी आपसे पूछा जाए, ये कंफ्यूज करने को आपसे पूछा जा सकता है कि 0 से 6 महीने के बच्चे लैक्टेटिंग मदर है, जो माता है जो दूध पिला रही है, उसे कितना कार्बोहाइड्रेट सीएचओ देना, तो आप कहोगे 200 ग्राम। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा जो 7 से 12 मतलब 1 साल के बच्चे तक को फीड करा रही है, उसे कितना दोगे, तो भी आप कहोगे 200 ग्राम। आपसे पूछा जाए प्रेग्नेंट लेडी है उसको कितना दोगे, तो भी आप कहोगे 175 ग्राम। तब मतलब आप क्या कहोगे 175 ग्राम। अब बात आती है, तो मेनली हमने जो मेन चीज़ें थी उसको तो पढ़ा ही नहीं, तो इसके बाद याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा तो जाता ही है ये प्रश्न। 130 आपसे पूछा जाए सेडेंट्री वर्कर जो हैं, जो बहुत कम काम करते हैं या आराम की स्थिति में रहते हैं, मॉडरेट वर्कर हैं जो बहुत हैवी वर्क करते हैं, चाहे वो स्त्री हो, ठीक है, चाहे पुरुष हो, ओके, चाहे आपके मैं कह सकती हूँ जो मतलब एक इन्फेंट को छोड़ देना, इन्फेंट को तो भाई उतनी नहीं चाहिए। उसके बाद चाहे चिल्ड्रन हो गए, चाहे 1 से 3 साल के हो गए, ठीक है, बच्चे, एक इन्फेंट को छोड़ देना, इन्फेंट को इसमें इंक्लूड मत करना, ठीक है, और प्रेग्नेंट को मत इंक्लूड करना, और लैक्टेटिंग, ये 3 स्टेज को छोड़ दीजिए। बकाया जो आपसे पूछे जाने वाले हैं इससे ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा, सबका 130, सबका 130, ठीक है, चाहे 16 से 18 साल की लड़की का पूछे, चाहे 16 से 18 साल लड़का का पूछे, चाहे 13 से 15 साल, चाहे 10 से 12 साल, लड़की लड़का कोई भी हो, आपको कितना देना है, आपको 130 ही देना है। बस इन्फेंट का तो अलग से याद कर लो, ठीक है, इन्फेंट का सबका 130, खाली जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको 175, जो लैक्टेटिंग मदर है दूध पिला रही है 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देना है उसको प्रतिदिन, और जो आपके इन्फेंट है उसका आप पढ़ लीजिए। इन्फेंट अगर 0 से 6 मंथ का है, 0 से 6 मंथ का इन्फेंट है, मंथ यहाँ पर लिख दे रही हूँ मैं, ठीक है, मंथ 0 से 6 का है, तो आप उसको कितना दोगे, उस समय आप उसे 55 ग्राम दोगे। और अगर आपका 6 से 12 महीने का बच्चा है, ठीक है, 6 से 12 महीने का है, तो आप कितना दोगे, तब उसको 95 ग्राम दोगे। तो मेरे हिसाब से ये इतना पूछा नहीं जाएगा, ये ग्राम सेविका वालों में बच्चों का ज़्यादा पूछा जाता है, हम लोगों से तो ज़्यादातर बड़े लोगों का ही पूछा जाता है। तो बस प्रेग्नेंट का याद रखना 175, लैक्टेटिंग का याद रखना 1200, और जो आपके जो भी बचते हैं एक इन्फेंट को छोड़कर, ये दोनों छोड़ के सब 130 कार्बोहाइड्रेट लेंगे। क्लियर हो गया, कार्बोहाइड्रेट आपको आज याद हो गया होगा मेरे हिसाब से, आरडीए के हिसाब से कितना देना है। प्रोटीन की हम बात आज नहीं करेंगे, वसा की बात नहीं करेंगे, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, हम प्रोटीन वाले लेसन में ही आपसे इसकी बात करेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है कार्बन के, प्रश्न ध्यान से सुनिएगा,
कार्बन के दो या अधिक अणुओं के जुड़ने से जिनका निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? दो या अधिक अणुओं से अगर कोई चीज जुड़ रही है तो उसको हम कार्बोहाइड्रेट में कौन सा रूप मानेंगे? कार्बन के दो या अधिक अणुओं से जो जिसका निर्माण होता है उसे हम क्या कहेंगे? तो आपका आंसर क्या होगा? क्या डाई कहेंगे या मोनो कहेंगे या पॉली कहेंगे? तो हमारा आंसर होगा पॉलीसेकेराइड। ठीक है, पॉलीसेकेराइड हम उसको कहेंगे। पॉलीसेकेराइड क्या है? एक जटिल शर्करा है। ठीक है, जटिल शर्करा है, ये ध्यान रखिएगा। इसका शेप पूछा जाए कैसा होता है, ये तो अनाकार होती है, इसका कोई शेप नहीं होता है, ये शेपलेस होती है, जटिल संरचना है। ये बहुत सारे अणुओं से मिलकर इसका निर्माण हो सकता है, मतलब कई हजार तक 40,000 तक अणु इसमें पाए जा सकते हैं। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि पॉलीसेकेराइड सबसे पहले किस में टूटता है, तो आप कहोगे ये डाई में टूटेगा सबसे पहले, डाई में टूटने के बाद ये किस में, डाईसेकेराइड में टूटेगा, फिर ये मोनो में टूटेगा। ठीक है, तो ये इसका क्रम रहता है। पहले जटिल शर्करा होने की वजह से पहले टूटता है पॉलीसेकेराइड में, फिर डाई में टूटता है और फिर मोनो में टूटता है। इसीलिए पॉलीसेकेराइड को हम मधुमेह के रोगी को देते हैं। मधुमेह के रोगी को हम कौन सा रूप देते हैं स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का? तो हम पॉली रूप देते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे टूटता है। तो शुगर जो होता है, ग्लूकोज होता है, एकदम से हमारे शरीर में बढ़ता नहीं है, हमारे शरीर के रक्त में बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए मधुमेह रोगी के लिए कौन सी शर्करा लाभदायक है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, भैया कौन सी शर्करा लाभदायक है? भाई मधुमेह रोगी को तो शर्करा देनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसे तो शुगर है। लेकिन आप कहोगे हम कार्बोहाइड्रेट का रूप दे सकते हैं। भाई भूखा थोड़ी ना मारोगे, कुछ तो खिलाओगे ना उसको भी। ठीक है ना। तो आपको हमने यहाँ पर बात की किसकी? पॉलीसेकेराइड में के विषय में अभी हमने बात की। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इसका स्वाद कैसा होता है, तो आप कहोगे ये स्वाद में कैसी होती है? बिल्कुल भी मीठी नहीं होती। ठीक है, ये मीठी स्वाद में नहीं होती। ठीक है, स्वाद में कैसी नहीं होती? ये स्वाद में मीठी नहीं होती। ठीक है, ये मीठी नहीं होती, ध्यान रखिएगा। कौन सा रूप शर्करा का मीठा नहीं होता? पॉलीसेकेराइड आपका मीठा नहीं होता। ठीक है, इसको अगर हम बात करें जल में घुलता है, तो हमने कहा ये अघुलनशील है, ये शायद हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया। तो इसमें दो ही नहीं, इसमें 3 या 3 से अधिक शक्कर की इकाइयाँ होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। 2 नहीं, या 3 से कर लीजिएगा, 3 या 3 से अधिक कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि 2 अणु से तो आपका डाईसेकेराइड भी मिलकर बना होता है ना। तो ये 3 या 2 से ज़्यादा होंगे, कार्बन के 2 अणु से ज़्यादा होगा इसका अणु। ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं कितनी इकाइयाँ तक हो सकती हैं। तो इसमें 50,000 इकाइयाँ, कहीं एक जगह 70,000 इकाइयाँ दी हैं और एक जगह 40,000 दी हैं। तो 50,000 तक का आपका आंसर सही होगा। ठीक है, 50,000 इकाइयाँ, क्योंकि ये बीच की श्रृंखला है। और अगर सीधे सीधे पूछा जाए तो आप 40,000 लगा सकते हो, 40,000 भी मतलब माना गया है। तो ये इकाइयों से बना हुआ होता है। ओके, एक प्रश्न और बताइए, क्योंकि अब ये जो प्रश्न, इसके बाद जो प्रश्न रह गए हैं आपके, वो प्रश्न मैं कल करा चुकी हूँ। ठीक है ना, स्टार्टिंग के जैसे मोनो के प्रश्न हो गए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इसके सारे प्रश्न हमने कल करा दिए हैं। तो आप कल वाली वीडियो देख लीजिएगा। दूसरे छोटे छोटे प्रश्न पूछ लेती हूँ। और अगर आपसे पूछते हैं लैक्टोज का निर्माण कैसे होता है, लैक्टोज का निर्माण बताइए कैसे होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। ठीक है, गैलेक्टोज मिलकर क्या करेंगे? ग्लूकोज का निर्माण करेंगे। ठीक है ना। यहीं पर आपसे पूछा जाए कि गैलेक्टोज का निर्माण कैसे होगा, गैलेक्टोज, तो आप यहाँ पर क्या करोगे? ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, मतलब गैलेक्टोज की जगह लैक्टोज आ जाएगा, क्योंकि जो गैलेक्टोज है वो यहाँ आ गया। ठीक है, तो आप कहोगे लैक्टोज मिलकर किसका निर्माण होता है? गैलेक्टोज का निर्माण होता है। ठीक है, और अगर हम आगे बात करते हैं, यहीं पर आपसे पूछा जाए कि माल्टोज का निर्माण कैसे होता है। भाई माल्टोज का निर्माण कैसे होगा? माल्टोज किन अणुओं से मिलकर बना होता है? तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के मिलने से बना होता है। ग्लूकोज, यहाँ पर ग्लूकोज है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी। ठीक है, प्लस ग्लूकोज के मिलने से माल्टोज का निर्माण होता है। ठीक है, तो लैक्टोज, गैलेक्टोज और माल्टोज आपका यहाँ पर क्लियर हुआ कि कैसे मतलब इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। अब कल आप हमें जब ये बताएंगे ये क्लासेस मुझे ऐसी ही चाहिए, ऐसी ही अच्छी लग रही हैं, तब हम आगे का इसे कंटिन्यू रखेंगे। अगर 2 से 3 या 4 से 5 बच्चों के भी कमेंट आ जाते हैं तो ये क्लास इसी क्रम में चलेगी, नहीं तो अन्यथा भाई थ्योरी जो पढ़ा रहे हैं, जो भी मतलब स्पेशल कोई डिमांड आती है हम उसको रखेंगे। लेकिन आप ये बताइए ये क्लास में इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बात ये है कि ऐसे आपका रिविजन हो रहा है, वही प्रश्न की फॉर्म भी पता चल रही है,
प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा। थ्योरी तो आप लोग पढ़ ही रहे हो, लेकिन ऐसे आप एक्टिव रहोगे थोड़ा, ठीक है। तो मुझे ये ज़्यादा तरीका अच्छा लग रहा है। बकाया प्रैक्टिस भी बहुत सारे चैनल पर चल रही है, तो फिर सब लोग एक ही तरीका क्यों अपनाएं, हम लोग कुछ नए तरीके से करते हैं। तो अगर आपको सही लगता है तो हमें बताइएगा, कल हम करेंगे। बकाया ऐसा नहीं है जो ये प्रश्न इतने ही है, मैंने कल की क्लास करा दी। अगर आपने आज नए आए हो, आज नहीं देखिए, तो कल वाली क्लास देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो बिल्कुल जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो वाली, क्योंकि मोनोसेक्राइड से प्रश्न, ग्लूकोज से, फ्रक्टोज से बहुत प्रश्न बनते हैं, वो पूछे जाते हैं। तो गैलेक्टोज, ये सब हमने कल पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्लास का एंड होता है। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।